नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वैदिक काल की कुछ अद्भुत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी समझता हूं। और जब जब चर्चा होती है तीर्थ स्थानों की, तो उसमें सोमनाथ मंदिर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। लेकिन सोमनाथ के प्रांगण में बाण स्तंभ नाम की एक अद्भुत विलक्षण स्तंभ खड़ा है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जानने से पहले जो हमारे नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने दर्शक हैं इस वीडियो का आनंद लें। ज्ञानवर्धक वीडियो है अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1500 वर्ष पुराने सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में खड़े जो बाण स्तंभ की विलक्षणता के प्रमाण हैं, यानी जो स्तंभ खड़ा है वो क्या है? 1500 वर्ष पहले इतना उन्नत और अत्याधुनिक ज्ञान हम भारतीयों के पास कहां से आया था? इस पर विश्वास ही नहीं होता। आज के वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रहते हैं कि ऐसे ऐसे खोज, जहां विज्ञान विकसित भी नहीं था, विज्ञान के बारे में कोई जानता भी नहीं था, हमारे वैदिक काल में इसका खोज किया गया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आकर कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं। वैसे भी सोमनाथ मंदिर का इतिहास बड़ा ही विलक्षण और गौरवशाली रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ज्योतिर्लिंग है ये जो सोमनाथ मंदिर है, इसको हम पहला ज्योतिर्लिंग मानते हैं। एक वैभवशाली, एक सुंदर शिवलिंग, इतना समृद्ध और उत्तर पश्चिम से आने वाले प्रत्येक आक्रांता की पहली नजर सोमनाथ मंदिर पे ही जाती थी। अनेकों बार सोमनाथ मंदिर पर हमले हुए, उसे लूटा गया। सोना, चांदी, हीरा, माणिक्य, मोती आदि गाड़ियों में भर भर के ले जाया गया। इतनी संपत्ति लूटने के बाद भी हर बार सोमनाथ का जो शिवालय था उसी वैभव के साथ पुनः खड़ा हो जाता था। लेकिन इस वैभव के कारण सोमनाथ जाना जाता हो, यह महत्व का विषय नहीं है। सोमनाथ का अपना भी अलग महत्व है। सोमनाथ का मंदिर भारत की पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। विशाल अरब सागर रोज भगवान सोमनाथ का चरण पखारता है, और गत हजारों वर्षों से ज्ञात इतिहास में इस अरब सागर ने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, मर्यादा नहीं लांघी। न जाने कितने आंधी तूफान आए, चक्रवात आए, लेकिन किसी भी आंधी तूफान या चक्रवात से मंदिर की कोई हानि नहीं हुई। इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ, यानी कि जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, खंभा है। यह बाण स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह स्तंभ कब से वहां पर है, बता पाना कठिन है। लगभग 6ठी शताब्दी से इस स्तंभ का इतिहास माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं इसको। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बाण स्तंभ का निर्माण 6वें शतक में ही हुआ है। यह प्रकाश में आया था, 6ठी शताब्दी में प्रकाश में आया था। यह एक दिशा दर्शक स्तंभ माना जाता है, दिशा दर्शक स्तंभ, क्योंकि उस समय हवाई जहाज नहीं थे, समुद्री मार्ग था। तो समुद्री मार्ग में एक दिशा की जानकारी लेने के लिए यह माना जाता रहा कि इस स्तंभ का उपयोग किया जाता रहा। लेकिन आगे और भी अभी कई विचित्र चीजें हैं जो आपको ये बताएगा कि भारत का जो वैदिक गणना थी वो कितनी आगे थी अभी। जिस पर समुद्र की ओर से इंगित करता एक बाण भी है, यानी कि ये जो स्तंभ है एक बाण से इंगित करता हुआ समुद्र का दिशा भी है उसमें। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधि ज्योतिर्मार्ग। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधे रेखा में एक भी अवरोध यानी कि बाधा नहीं है।
यह खासकर उनके लिए माना गया है जो नाव चलाते थे समुद्र में, अपने जो जहाज चलाते थे उनके लिए यह लिखा गया है उस स्तंभ पर कि तीर के निशान दर्शाते हुए लिखा गया है कि यहां से लेके दक्षिण दिशा तक जहां तक ये है, वहां जो मार्ग है यह बीच में कहीं कोई अवरोध नहीं है, यानी कि बीच में कहीं कोई पत्थर टीला ऐसा नहीं है ताकि हमारी जहाज जाके वहां से टकरा जाए। अब हमें यह सोचने पे मजबूर करता है कि यह ज्ञान इतने वर्षों पहले हम भारतीयों को कैसे था, यह कैसे संभव होता था, और यदि यह सच है तो कितने समृद्धशाली ज्ञान की वैदिक धरोहर हम सजोए बैठे हुए हैं। संस्कृत में लिखे हुए इस पक्त के अर्थ में अनेक गूढ़ अर्थ समाहित हैं। इस पक्त का सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी भूखंड नहीं आता। क्या यह सच है? आज के इस तंत्र विज्ञान के युग में यह ढूंढना संभव तो है, लेकिन उतना आसान नहीं है। गूगल मैप में ढूंढने के बाद भूखंड नहीं दिखता, लेकिन वह बड़ा भूखंड छोटे छोटे भूखंड को देखने के लिए मैप को एनलार्ज या जूम करते हुए आगे जाना पड़ता है। वैसे तो यह बड़ा ही बोरिंग सा काम दिखता है, लेकिन धीरज रखकर अगर धीरे धीरे हम देखते हैं तो रास्ते में एक भी भूखंड अर्थात 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर से बड़ा भूखंड ही दिखता है, छोटा भूखंड उसमें नहीं दिखता। अर्थात हम यह मानकर चलें कि उस संस्कृत में जो श्लोक लिखा हुआ है वह सत्यता की ओर इशारा करता है, यानी कि सत्य है। किंतु फिर भी मूल प्रश्न वैसा ही रहता है कि अगर मानकर भी हम चलते हैं कि सन 600 ईस्वी में इस बाण स्तंभ का निर्माण हुआ था, तो भी उस जमाने में पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव है। यह ज्ञान हमारे पुरखों के पास कहां से आया? अच्छा चलिए, हम दक्षिण ध्रुव ज्ञात था यह मान लेते हैं, तो भी सोमनाथ मंदिर से दक्षिण ध्रुव तक सीधे रेखा में एक भी भूखंड नहीं आता। यह मैपिंग किसने किया था? कौन सी ऐसी तकनीक थी जिसने किया था? है ना यह अद्भुत सवाल। यानी कि सोमनाथ के स्तंभ, सोमनाथ मंदिर और सोमनाथ स्तंभ पर जो लिखा गया है वह आश्चर्यजनक है, अद्भुत है, सब कुछ अद्भुत है। इसका अर्थ है कि बाण स्तंभ के निर्माण काल में भारतीयों को इसका ज्ञान था कि पृथ्वी गोल है। इतना ही नहीं, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव है अर्थात उत्तर ध्रुव भी है। अगर दक्षिण ध्रुव होगा तो उत्तर ध्रुव भी होगा। तो हमारे विद्वानों को यह भी पता होगा कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव है, यानी कि दोनों पोल हैं। लेकिन हुआ क्या बीच में? इसके लिए पृथ्वी का एरियल व्यू लेने की कोई साधन उपलब्ध था क्या उस समय? अथवा पृथ्वी का विकसित नक्शा क्या बना था उस समय? नक्शे बनाने का एक शास्त्र होता है, हम सभी जानते हैं। जो नक्शा बनाने वाले जो लोग पढ़ाई करते हैं आर्किटेक्चर का, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं कि एक शास्त्र होता है उसका। अंग्रेजी में इसे कार्टोग्राफी कहते हैं, जो मूल रूप से एक फ्रेंच वर्ड है, शब्द है। नक्शा बनाने का एक शास्त्र होता है, आज भी विद्वानों को पता है, और हम सब भी जानते हैं कि बिना एक शास्त्र का कोई चीज आगे नहीं बढ़ती। तो नक्शा बनाने का जो शास्त्र पहले था उसको हम अंग्रेजी में कार्टोग्राफी कहते हैं, यानी कि मूल रूप से यह एक फ्रेंच शब्द है, वर्ड है। यह प्राचीन शास्त्र है, इसमें कोई शक नहीं है। ईसा से पहले 6 से 8 हजार वर्ष पूर्व की गुफाओं में आकाश के ग्रह तारों के नक्शे मिला करते थे, परंतु पृथ्वी का पहला नक्शा किसने बनाया
इस पर एकमत नहीं था। हमारे भारतीय ज्ञान का कोई सबूत न मिलने के कारण यह सम्मान एनेक्जिमेंडर ग्रीक वैज्ञानिक को दिया जाता है। इनका कालखंड 546 से लेकर 611 माना जाता है। इनका बनाया हुआ नक्शा अत्यंत प्राथमिक अवस्था में था। उस कालखंड में जहां जहां मनुष्यों की बसावट थी, जहां उनको ज्ञात पड़ा, बस वहीं उसी हिस्से को नक्शे में दिखाया गया था। इसलिए उस नक्शे में उत्तर और दक्षिण ध्रुव दिखाने का कोई कारण नहीं बनता है। आज की दुनिया के वास्तविक रूप के करीब जाने वाला जो नक्शा जिसने बनाया था उसका नाम है हेनरिक्स मार्टेलस, जिन्होंने साधारणतः सन 1490 के आसपास नक्शा तैयार किया था। ऐसा माना जाता है कि कोलंबस ने इसी नक्शे के आधार पर अपनी समुद्री सफर तय किया था और भारत की खोज की थी। आज की दुनिया के वास्तविक रूप के करीब जाने वाला नक्शा हेनरिक्स मार्टेलस ने साधारणतः सन 1490 के आसपास तैयार किया था। ऐसा माना जाता है कि कोलंबस ने इसी नक्शे के आधार पर अपना समुद्री सफर तय किया था। पृथ्वी गोल है, इस प्रकार का विचार यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने व्यक्त किया था। एनेक्सिमेंडर ईसा पूर्व 600 वर्ष यानी कि ईसा से 600 वर्ष पूर्व पृथ्वी को सिलेंडर के रूप में माना था। एरिस्टोटल ईसा पूर्व यानी कि 322 से 384 में यह माना था कि पृथ्वी गोल है। लेकिन भारत में यह ज्ञान बहुत प्राचीन समय से था, जिसके प्रमाण भी मिलते हैं। इसी ज्ञान के आधार पर आगे चलकर आर्यभट्ट ने सन 500 के आसपास इस गोल पृथ्वी का व्यास 4967 योजन बताया था, अर्थात नए मानदंडों के अनुसार 39,968 किलोमीटर माना गया है। यह भी दृढ़तापूर्वक बताया था उन्होंने, ऐसे नहीं, अपने कैलकुलेशन से बहुत दृढ़तापूर्वक उन्होंने बताया था कि पृथ्वी का जो व्यास है वो 4,967 किलोमीटर 67 योजन है, या जो आज की तारीख में आज के समय आज के मानदंडों के मुताबिक 39,968 किलोमीटर पड़ता है। आज की आधुनिक तकनीक की सहायता से पृथ्वी का व्यास 40,075 किलोमीटर माना गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्यभट्ट के आकलन में मात्र 0.26 का अंतर आ रहा है, जो नाम मात्र है। लगभग 1500 वर्ष पहले आर्यभट्ट के पास यह ज्ञान कहां से आया? सन 2008 में जर्मनी के विख्यात इतिहासविद जोसेफ श्वार्ट्सबर्ग ने यह साबित कर दिया कि ईसा पूर्व 2-2,500 वर्ष भारत में नक्काशा शास्त्र अत्यंत विकसित था। नगर रचना के नक्शे उस समय उपलब्ध तो थे ही, परंतु नौकायान के लिए आवश्यक नक्शे भी भारत के पास ही उपलब्ध था। भारत में नौकायान शास्त्र प्राचीन काल से विकसित था। संपूर्ण दक्षिण एशिया में जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति के चिन्ह पग पग पर दिखते हैं, उससे यह ज्ञात होता है कि भारत में जहाज पूर्व दिशा में जावा, सुमात्रा, यवद्वीप को पार करके जापान तक प्रवास करके आते थे। सन 1955 में गुजरात के लोथल में 2,500 वर्ष पूर्व के अवशेष मिले हैं। इसमें भारत के प्रागत नौकायान यानी कि जो प्रगति नौकायान की जो विद्या है उसके प्रमाण भी मिलते हैं। सोमनाथ मंदिर के निर्माण काल में दक्षिण ध्रुव तक दिशा दर्शन उस समय के भारतीयों को था, यह निश्चित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि दक्षिण ध्रुव तक सीधे रेखा में समुद्र में कोई अवरोध नहीं है, ऐसा बाद में खोज निकाला गया। दक्षिण ध्रुव से भारत के पश्चिम तट पर बिना अवरोध के सीधे रेखा जहां मिलती है, वहां पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है। उस बाण स्तंभ पर लिखी गई उन पंक्तियों में आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधि
ज्योतिर्मार्ग जिसका उल्लेख किया गया है, वह ज्योतिर्मार्ग क्या है? आज भी यक्ष प्रश्न है और इस पर शोध जारी है। बोरिंग विषय तो है, लेकिन ये इतिहास का विषय है, हमारे शास्त्रों का विषय है। हम सबको जानना चाहिए कि अगर इतने आतताइयों के आक्रमण के बाद भी अगर सोमनाथ मंदिर खड़ा है, तो उसका कोई बहुत बड़ा रहस्य है, कोई बहुत बड़ा माने है, जिसके विषय में आज भी शोध चल रहा है और उसके रहस्य को अभी तक पता नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए सोमनाथ मंदिर का आज भी हमारे दिल में, और ये कहिए कि आक्रांताओं के दिल में भी एक कचोट होती होगी कि सोमनाथ को हमने क्यों नहीं ध्वस्त कर दिया। हालांकि उन्होंने अपने विवेक से, अपनी ताकत के मुताबिक ध्वस्त तो किया, लेकिन आज भी वह जिंदा है। यह कितना बड़ा रहस्य है, आप सभी जान सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।